नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आईसीएमआर ने देश को एक चौंकाने वाला हेल्थ कार्ड पेश किया, जिसके मुताबिक देश में 23 करोड़ से ज्यादा लोग या तो डायबिटीज की चपेट में हैं या फिर प्री डायबिटिक हैं। करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे या फिर वजन बढ़ने से परेशान हैं। 31 करोड़ से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं और इन सब की एक कॉमन वजह खराब लाइफस्टाइल बताई गई है। जब से ये आईसीएमआर की स्टडी आई है, इस पर काफी चर्चा हुई भी है। जी बिजनेस पर भी हमने इस पे खूब चर्चा की है, लेकिन ये जो फैक्टर बीच में आया है, इसमें लाइफस्टाइल को सबसे बड़ी वजह बताया गया है। क्या इस लाइफस्टाइल का हम कुछ कर सकते हैं? क्या इसे हम बदल सकते हैं या देर हो चुकी है? समझेंगे इन बीमारियों से बचना है तो क्या करना है, कैसे लाइफस्टाइल में तब्दीलियां करनी शुरू करनी है। कुछ लोग लाइफस्टाइल में तब्दीलियों को किसी दूसरे नजरिए से भी देख लेते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के दौरान क्या क्या ख्याल रखना है, ये भी बहुत जरूरी होगा। हमारे साथ बहुत खास मेहमान होंगे आज की चर्चा के लिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की सेहत ठीक नहीं है। डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारियां तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। आईसीएमआर की एक ऐसी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर की चपेट में हैं। खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ है। 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज कभी भी अपनी चपेट में ले सकता है, यानी ये लोग प्री डायबिटिक हैं। कुल मिलाकर देश की वयस्क आबादी का करीब 25% या तो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है। ये आंकड़े देश की सेहत के लिए खतरे की घंटी है। खराब जीवन शैली, खान पान और फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी के चलते देश का युवा तेजी से इन बीमारियों की चपेट में आता जा रहा है। यही वजह है कि आईसीएमआर ने अपने सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 20 साल या इससे ज्यादा की उम्र के करीब 1,13,000 लोगों को शामिल किया। इसमें न केवल शुगर को लेकर आंकड़े जुटाए गए, बल्कि हाइपरटेंशन, मोटापा, निकली हुई तोंद के अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी आंकड़े जुटाए गए। स्टडी के मुताबिक 31.5 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार मिले, जबकि 25.5 करोड़ लोगों में मोटापा पाया गया। वहीं 35 करोड़ से ज्यादा मामले बढ़ी हुई तोंद के पाए गए। वहीं हाइपर कोलेस्ट्रॉल के मामले भी 21 करोड़ के पार चले गए हैं। स्टडी में शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क की फिजिकल एक्टिविटी औसतन महज 62 मिनट ही पाई गई। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 101 मिनट का पाया गया। वहीं बैठकर काम करने या बैठे रहने की अवस्था की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 324 मिनट यानी 5.5 घंटे और ग्रामीण इलाकों में औसतन 301 मिनट यानी कि 5 घंटे का पाया गया। आईसीएमआर के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि विकसित राज्यों में शुगर का प्रकोप ज्यादा है। गोवा में जहां इसके सर्वाधिक 26.5% मरीज मिले, तो केरल में 25.5% शुगर के पेशेंट मिले। तमिलनाडु में भी आंकड़ा 14% से ज्यादा का पाया गया। कह सकते हैं कि कामकाजी और नौकरी पेशा लोगों में सिटिंग जॉब होने के चलते डायबिटीज का खतरा ज्यादा है। डायबिटीज के खतरों की बात करें तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की बीमारियां होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि इन बीमारियों की दवाओं की बिक्री भी हाल ही के दिनों में काफी तेज हुई है। फार्मा ट्रैक के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 से मई 2023 के बीच हार्ट संबंधी दवाओं की बिक्री साल दर साल करीब 10.25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस दौरान एंटी डायबिटिक दवाओं की बिक्री के मामले में यह आंकड़ा 5.5% से ज्यादा का रहा। सांस से जुड़ी बीमारियों की दवाओं के मामले में यह आंकड़ा 18.5% से ज्यादा रहा। यानी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के चलते लोगों की दवाओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। सबक एक ही है कि अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शुमार करें, हेल्दी डाइट लें और ऑफिस में हैं तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि शुगर और मोटापे जैसी बीमारियों से दूरी बनाए रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वागत कीजिए सबसे पहले डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का, जाने माने फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। और आप जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है उसके भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। डॉक्टर लहरिया, एक बार फिर से आपका स्वागत। डॉक्टर प्रणव घोड़ी हमारे साथ हैं, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वॉकहार्ट अस्पताल में फिलहाल कार्यरत है। डॉक्टर प्रणव, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो में। और हमारे साथ है डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं देश के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग, आपका भी हमारे शो में। डॉक्टर लहरिया, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जब से ये रिपोर्ट आई है
काफी बृहद रिपोर्ट है, बड़ा पर्सपेक्टिव रहा है इस रिपोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट इसे माना जा रहा है। लेकिन क्या अभी तक इस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ इस बात पर कोई ठोस नतीजा हम निकाल सकते हैं कि असल में जड़ कहां है? क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, जितनी बार रिपोर्ट को पढ़िए उतनी बार समझ में आता है कि एक नया एस्पेक्ट है। इस बार हम जिस मामले में फोकस करना चाहते हैं वो है लाइफस्टाइल। तो क्या ये रिपोर्ट लाइफस्टाइल के हिसाब से कहती है, और क्या महज लाइफस्टाइल को अगर हमने बदल दिया तो जो 11-12% देश की आबादी है जो उसकी चपेट में कभी भी आ सकती है शुगर की, क्या हम उसको बचा सकते हैं सर? हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल इलनेसेज हैं, जिसमें डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, अन्य लिपिड डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजह से कई सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो पहली बात मैं याद रखने की बताऊंगा कि जो डायबिटीज है वो अपने आप में बीमारी तो है ही, लेकिन कई अन्य बीमारियों की जड़ है। और ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से ही होती हैं। अर्थात अगर जो लोगों को मोटापा बढ़ जाए तो उससे डायबिटीज होती है, अगर फिजिकल इनएक्टिविटी रहे तो उससे डायबिटीज होती है, और खान पान में अगर कोई और दिक्कत हो तो उससे डायबिटीज होती है। तो अ, हम आज से करीब 4-5 दशक पहले अगर कुछ काफी सारे साइंटिफिक आंकड़े उपलब्ध हैं, 1970 में भी देश में सर्वे हुए थे। तो उस समय देखा गया था कि भारत में जो डायबिटीज का प्रेवलेंस था, एडल्ट पॉपुलेशन, करीब 2% था। अब 2 से करीब 50 सालों में 11%, 5 गुना हो गया, 11% बढ़ गया है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर देखें तो 10 करोड़ के करीब तो डायबिटिक कंफर्म है ही, और बाकी 15 करोड़ के करीब प्री डायबिटिक हैं, अर्थात वो भविष्य में डायबिटिक हो सकते हैं। तो यह सब अगर हम समय के साथ देखें तो यह साफ दर्शाता है कि जो पिछले 50 सालों में जो लोगों के डाइटरी बिहेवियर चेंज हुआ है, जो फिजिकल इनएक्टिविटी हुई है, जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जिसमें हर आदमी आलस के वजह से कुछ करना नहीं चाहता है, चलना फिरना नहीं चाहता है, तो उससे भी अलाइन होते हैं। तो ये उसको जो हम पहले से जानते थे, जिसके काफी सारे साइंटिफिक, उसको वैलिडेट करता है। लेकिन और भी कई बातें हैं, जैसे कि जो अर्बनाइज या जो प्रोग्रेसिव या डेवलप रिलेटिवली बेटर ऑफ स्टेट्स हैं, वहां पर डायबिटीज है, वहां पर तेजी से फैला है, क्योंकि वहां पर लाइफस्टाइल के चेंजेस वो पहले हो चुके हैं। लेकिन बाकी जो कुछ राज्य हैं जो नॉर्थ इंडिया में, वहां पर अभी भी रूरल सेटअप्स हैं या उतना अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर लाइफस्टाइल चेंजेस इतने नहीं हुए हैं। लेकिन अगर जो प्री डायबिटिक इंडिकेट करता है वो यही दर्शाता है कि वो बदलाव शुरू हो रहे हैं। और एक और बात याद रखने की, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तेजी से बदलाव हुए हैं, तो जिन राज्यों में अगर हम कहें कि डायबिटीज का प्रेवलेंस ऑलरेडी हाई है, अर्थात वहां पर ये चुनौती सामने आ चुकी है, लेकिन जिन पर हाई नहीं है, जहां पर प्री डायबिटिक कहते हैं, उनके साथ सामने आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में बड़ी चुनौती आएगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो जिन राज्यों में प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना कि हम डायबिटिक को ले रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्री डायबिटिक पर अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंटरवेंशन करें तो हो सकता है भविष्य में आने वाली चुनौती को हम थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन जो अगर पुराना इतिहास देखें, एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है इस लिहाज से प्री डायबिटिक, ये जो हमारी 15 करोड़ के आसपास की आबादी है, इस पर तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शायद प्रायोरिटी में इसी को रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वनरेबल हैं, लेकिन उनको बचाया जा सकता है समय पर। मैं क्विक पॉइंट कहना चाहूंगा यहाँ पर कि अब हमें सिर्फ डायबिटिक का प्रेवलेंस नहीं देखना चाहिए, किसी भी राज्य को डायबिटिक और प्री डायबिटिक देख के और उसके हिसाब से इंटरवेंशन करने चाहिए। अगर प्री डायबिटिक है तो खुश होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन भविष्य के लिए चुनौती भी है अगर हमने अभी काम नहीं किया। बिल्कुल। और हर विशेषज्ञ यही कहता है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ यही कहते हैं कि भाई आप चुन के निकालिए उन लोगों को जो वनरेबल हैं, जो प्री डायबिटिक है या जो ज्यादा संवेदनशील हैं डायबिटीज के। तो आपके पास अच्छा खासा डेटा है, अब पॉलिसी इंटरवेंशन से काम हो। लेकिन पॉलिसी इंटरवेंशन क्या हो, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रणब घोड़ी, थोड़ा सा हमें समझाइए। बार बार मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं, इनफैक्ट आजकल मेरा एक ही काम है, जब से ये रिपोर्ट आई है, कोई भी विदेश का व्यक्ति मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले उसको यही पूछता हूं कि क्या लगता है आपको, भारत क्यों डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है? ऐसा क्या है हम में? हम गलत खा रहे हैं? हमारे डीएनए में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या हम तो बड़े माने जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। कोविड पूरी दुनिया चपेट में जब थी तब कहा जा रहा था कि भारतीयों की इम्यूनिटी बड़ी शानदार है, क्योंकि बचपन से वो धूल मिट्टी में रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहे हैं? हमारा डीएनए में प्रॉब्लम है सर? हमारे खान पान में प्रॉब्लम है? क्या है? जी देखिए, ऐसा तो एक कारण कोई नहीं है। डायबिटीज और ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां है वो कई सारी कारणों से होती है।
तो लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। पर हमारे जीन्स जो है, जेनेटिक्स जो बोलते हैं हमारे एशियन इंडियंस में, वो काफी खराब है और उनमें हमें डायबिटीज काफी जल्दी हो जाता है। तो मोटापा ना होने के बावजूद हमें डायबिटीज काफी जल्दी आ जाता है और उसकी वजह से हार्ट डिजीज काफी जल्दी आ जाती है। तो लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और ये दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से डायबिटीज और दूसरी सारी डिजीजेस के संख्या बढ़ रही है हमारी कंट्री में। बट सर ये भी तो कहा ये भी कहा जाता है डॉक्टर घोड़ी कि जी जैसे एक मैं अभी कुछ दिनों पहले एक साउथ कोरियन एग्जीबिशन में गया था और वो लोग अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे जो डायबिटीज को आइडेंटिफाई करने और उसके मैनेजमेंट में काम करेगा, और वो बड़े बुलिश थे अपने प्रोडक्ट को लेके। उनका साफ तौर पर कहना था कि डेटा आ चुका है कि भारत में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये कैपिटल हो गई है। तो मैंने कहा कि आप कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि डायबिटीज क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कार्ब्स लेते हैं। क्या ऐसा है सर कि हमारे डाइट में सबसे ज्यादा कार्ब्स हैं और विदेशों में कार्ब्स नहीं ले रहे हैं लोग, शायद प्रोटीन या फाइबर ज्यादा ले रहे हैं? ऐसा है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल जो बता रहे थे उसमें से महत्वपूर्ण रीजन यही है कि हमारे भारतीय प्लेट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की संख्या होती है, प्रोटीन सबसे कम होती है। और ये एक महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जैसे हम खाते हैं तुरंत ही बॉडी में डाइजेस्ट होके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और शुगर बढ़ती है और फिर डायबिटीज होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण रीजन है। दूसरी जो है कि जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है लास्ट 2-3 डेकेड्स में, वैसे ही हमारी एक्सरसाइज लेवल्स कम हो गई है। उसकी वजह से मेन रीजन है कि मोटापा बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो इस आईसीएमआर स्टडी में 40% लोगों का, जो हम बोलते हैं विसरल ओबेसिटी, जहाँ पे मोटापा पेट पे है, वो 40% लोगों में पाया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि इन लोगों में आगे जाके भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और फिर हार्ट की तकलीफें होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने से एक्सरसाइज कम हो गई है, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है, और उसके पहले ही हमारे जेनेटिक्स खराब थे। और जो इम्यूनिटी की बात करते हो तो स्टडीज में देखा गया है कि हमारे पॉपुलेशन में विटामिन डी और B12 की कमी ऐसे भी है जिससे इम्यूनिटी ऐसे भी कम मानी जाती है, और उसकी वजह से ये दूसरी डिजीजेस भी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हम थोड़ा सा ना आज जो हमारी जो प्रचलित अवधारणाएं हैं हमारी सेहत को लेकर, हमारे खान पान को लेकर, उन्हें परंपराओं से भी जोड़कर देखा जाता है। हम थोड़ा सा उसके राइट पर्सपेक्टिव में चर्चा को आगे ले जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, एक और चीज कहा जाता है कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा अब बहुत ज्यादा संतोषजनक स्थिति में रहकर भी नहीं रहना है। मान के चल रहे साहब हम तो परंपरागत रूप से साफ सुथरा खाना खाते हैं, मान के चल रहे साहब हम तो परंपरागत रूप से मेहनत कश लोग हैं भारतीय, है ना, मान के चलते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ तो मिट्टी, आबो हवा बड़ी शानदार है, विदेशों में कहाँ। ये थोड़ा सा इसको सही करने की आवश्यकता है। जैसा अभी मुझे समझ में आ रहा है, बहुत डीएनए से रिलेटेड ऑलरेडी हम बहुत वनरेबल प्रॉब्लम्स में हैं, खान पान को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी भी, एक्सरसाइज यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनका तो क्या ही कहना भारतीयों के बारे में। तो सही पर्सपेक्टिव में अपनी जीवन शैली को समझना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। आपने इतना वैलिड क्वेश्चन आज रखा है सब्जेक्ट का, डिस्कशन का। हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, काफी लोग आर क्वाइट यंग, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इज क्वाइट हाई, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जवान यंग है, लेकिन हमारी आबादी जो ऐसा वो जवान है लेकिन इट इज सिक। जो डाटा जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं, so more than 11% has diabetes, more than 15% are pre-diabetic, more than 35% are hypertensive, more than 40% are obese or dominant obesity, more than 25% people have hypercholesteremia. जब इस सबका कॉकटेल बनता है तो उसमें कहने की जरूरत नहीं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या डेथ्स आर नंबर वन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर नंबर वन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो जो यंग आबादी है उसमें ये हो रहा है, उसमें डेथ से हो रही है। बहुत डिफरेंट डाटा है जो कार्डियक वाइज है कि जैसे इंसिडेंस ऑफ एमआई, तो 25 to 29% ऑफ द पेशेंट जिनको एमआई हार्ट अटैक होता है डिफरेंट स्टडीज में, उनकी एज 40 साल से कम है। अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट जिनकी एमआई हो रहा है उनकी उम्र 50 साल से कम है।
ये वो एज ग्रुप है जो एज ग्रुप बड़ा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है कि फैमिली से इस पीरियड में काफी यंग होती है, बच्चे यंग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे होती है। अगर उसमें मॉर्टेलिटी होती है या डेथ्स होती हैं या मॉर्बिडिटी होती है, पेशेंट ज्यादा सिक हो जाते हैं, तो सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। तो इट इज मोर टू डू विद सोशल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम। हमारी वर्क फोर्स जो है एज ग्रुप की, इट इज दे बिकम सिक, उससे प्रोडक्टिविटी फर्क पड़ता है। इट इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। अब बात ये हो रही है कि क्या होना चाहिए, क्यों हो रहा है। इट इज सिंपली माल एडजस्टमेंट टू द चेंजिंग कंडीशन। इसमें कोई इशू नहीं है। आप इस डाटा को भी ध्यान से एनालाइज करें तो उसमें देखा गया है कि जो गोवा है, पौंडीचेरी के इस तरह के जो स्टेट्स हैं, तो थोड़ा एडवांस स्टेट हैं, वहां पे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? रीजन इज चेंज इन लाइफस्टाइल, स्पेशली इन डाइट। एक्सरसाइज बाद में आता है, डाइट पहले आता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो आजकल जो हैं, हाथ के आप लें, बर्गर लें, पिज्जा लें, हाथ पे आ रहे हैं, आप घर पर भिजवा देंगे। ये जोमेटो, आई शुड नॉट नेम द कंपनी, लेकिन जो इस तरह की कंपनी शुरू हुई हैं कि यू कैन गेट द टाइप ऑफ फूड एट होम एट एनी टाइम। तो इस तरह की जो चीजें शुरू हुई हैं, हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। एक्सेसेस हो रही हैं, तो हमें अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा। इस बात को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, क्या ठीक है। कंपनीज तो करेंगे, एडवर्टाइज भी करेंगी और चैट्स भी आएंगे, आप जिस समय चाहें जिस तरह का खाना मंगा लें। लेकिन उनका लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है? अभी अर्बनाइजेशन की बात काफी हो रही है। ये आपने काफी सही लोग कहा। जो गांव देहात शहर से पहुंच रहे हैं, दे टोटली डिपेंड ऑन द फूड्स। बिल्कुल तो सर। उसके अलावा कुछ चारा नहीं है, नहीं टाइम पे नहीं। ये हमें ये इस ये चीज में देख- ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डाला इसमें। ये बड़ी आयरनी, बड़ी विचित्र सी बात है। कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी कोई भी स्टार्टअप आता है कोई पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए। अगेन मतलब मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी ग्रज के ही बात कह रहा हूँ। इन जनरल जो बातचीत होती है, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ मात्र, अन्यथा कोई ना ले इस बात को। लेकिन कहा जाता है कि हमारा पेन पॉइंट सॉल्व करने, अब फूड एग्रीगेटर एप्स हैं, ये हमारा कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व कर रही हैं कि आपको बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। तो अगर किसी का पेन ये है कि उसको हिलना नहीं है, चलना नहीं है खाने के लिए, तो जहां पर ये मानसिकता हो कि उठना बैठना और चलना पेन हो, तो वहां पर तो स्वाभाविक रूप से फिजिकल एक्टिविटी के क्या स्थितियां होंगी ये हम समझ सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये थोड़ा सा हमें अप्रोच में भी आवश्यकता है बदलाव लाने की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर। ब्रेक के उस पार हम सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। सॉल्यूशंस कहाँ हो, जैसा हम हमेशा से बात करते हैं, पहला कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्या करना है, ये बहुत बातें होती हैं। दूसरा, हमारा जो शिक्षा तंत्र, स्वास्थ्य का जो हमारा तंत्र है, जो सरकार है, पॉलिसी लेवल पर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी बात सॉल्यूशंस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डॉक्टर लहरिया। कई देश हैं जिन्होंने इसको, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन लाइफस्टाइल डिजीज है, उनको हॉल्ट कर दिया है। अब हिंदुस्तान में बीमारियां बढ़ रही हैं, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया, इसके लिए हर स्तर पर व्यक्तिगत, परिवार, समाज, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा से काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, व्यक्तिगत स्तर पर हमें देखना होगा कि हमें अपना पर्सनल लाइफस्टाइल, जिसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और डाइटरी अप्रोच को कंट्रोल करना होगा। लोग डिफरेंट फूड एग्रीगेटर से खाना मंगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें। ठीक है, आप घर के आराम में खाना खाइए, लेकिन बचे हुए उस टाइम को इस्तेमाल कीजिए फिजिकल एक्टिविटी में। आप क्या खाते हैं उसको तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी डाइट खा सकते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर। उसी तरह फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम परिवार में जो कंट्रोल कर सकते हैं, और हर व्यक्ति ये करने लगे तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। जहां तक हेल्थ सिस्टम की बात आती है, तो देश में पहले से ही इतने सारे डायबिटीज और प्री डायबिटिक मरीज हैं, तो हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको उस तरह से रीस्ट्रक्चर करना होगा। आज से 30-40 साल पहले इन्फेक्शियस डिजीज, जो बीमारियां टीबी और अन्य इन्फेक्शन कॉमन होते थे, तो हमारा स्वास्थ्य तंत्र उनके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर अब डायबिटीज हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए तैयार करना होगा। इन बीमारियों में लोगों को लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है, लोगों को रेगुलर हेल्थ सिस्टम से कांटेक्ट होता है, उनका बीपी लेना चाहिए, उनको शुगर लेना चाहिए। अदरवाइज इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसको या तो इलाज बंद कर देते हैं या इलाज के लिए जाते ही नहीं है।
उसी तरह से एक जो अन्य कदम उठाना होगा कि लोगों में जागरूकता लानी होगी कि किस एज पर क्या रिस्क है, कब कब अपना ब्लड शुगर है, अन्य जांचें करानी है। एक महत्वपूर्ण कदम होता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कई देशों में इस बात का जिक्र होता है कि फूड के ऊपर लिखा होता है कि उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, शुगर एक्सेट्रा, हेल्दी अनहेल्दी का लिखा होता है। हिंदुस्तान में भी बात हो रही है कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, लेकिन इंडिया में हम स्टार रेटिंग करने पर फोकस दे रहे हैं, जबकि सही अप्रोच होगी कि हम लिखें कि इसमें कितना फैट है, कितना ऑयल है, कितना कैलोरी है, तो उससे भी लोगों को थोड़ा जागरूकता। ये तो कई कदम है, और अंतिम एक कदम मैं कहूंगा कि इसके लिए सिर्फ हेल्थ या सेक्टर या इंडिविजुअल को नहीं, बल्कि सारे सेक्टर्स को मिलकर काम करना होगा। एक जैसे बात आती है कि अगर लोग फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन अर्बन स्पेस में वो सारी जगह कारों ने घेर ली है, फुटपाथ नाम की चीज ही नहीं है, साइकिलिंग पाथ है ही नहीं, तो इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट और बाकी सारी मिनिस्ट्री जो कॉर्पोरेशन हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना होगा। हमें वो पार्क्स क्रिएट करने होंगे, हमें वो फुटपाथ क्रिएट करने होंगे, बाइकिंग पाथ क्रिएट करने होंगे, जहां पर लोग फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, जिससे लोगों के पास बहाना भी नहीं बचे। तो सरकारों और लोगों को दोनों को मिलकर काम करना होगा। एब्सोल्युटली, हर लेवल पे काम करना होगा। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसको हम पूरी तरह से नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि प्री डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है। इनफैक्ट यही रिपोर्ट ये कहती है डॉक्टर घोड़ी कि अगर आपको डायबिटीज 2 हो भी जाता है, उसमें से भी 60% डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है, सिर्फ एक हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज से। ये इतना छोटा एक कदम आपको उठाने की आवश्यकता है, लेकिन वो मानसिकता क्या है सर, जो हमें बाहर निकालने। हम देखते थे क्या एक न्यू नॉर्मल का भी एक इसमें आप कोई पुट देखते हैं। एक जमाना था जब दूर दूर तक दवाइयां नहीं खाते थे लोग, मतलब पैरासिटामॉल जो है वो एक दवाई रहती थी घर पे, वो भी इमरजेंसी में लोग लेते थे, सालों तक रखी रहती थी, यहां तक कि उसमें लोग एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते थे। जब अति हो जाती थी तब जाके उसको निकाल के फिर उसका भी आधा टुकड़ा जो है वो थोड़ा डाला जाता था। आजकल हम देखते हैं घरों में आप घुसिए, चारों तरफ दवाओं के, न्यूट्रास्यूटिकल्स के, हेल्थ सप्लीमेंट्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं। तो लोगों को डर भी नहीं लगता है शायद अब डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, हाँ साहब दवाई चालू कर देंगे। तो क्या ये भी एक स्थिति आ गई है जो हमें थोड़ा सा ज्यादा लापरवाह बना रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार मैंने देखा है कि परिवार में 10 साल के बच्चे भी डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, कई सारे, और फैमिली इतनी चिंतित नहीं है। पर ये मैं कहूंगा कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चे और परिवार में डायबिटीज हो रहा है, तो आगे जाके 10 साल के बाद उनको हार्ट की तकलीफ होगी, किडनी की तकलीफ होगी। तो वो सोच के चलना चाहिए कि सिर्फ ये गोली से आज कंट्रोल कर लिया तो ऐसे नहीं है, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सोचना है। और लाइफस्टाइल पे फोकस करके खाने में चेंजेस लाने हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम कर देना है, इंडिविजुअल लेवल पे प्रोटीन बढ़ाना है, जो हमारे इंडियन फूड की में काफी लैकिंग है प्रोटीन की मात्रा, स्पेशली वेजिटेरियन फूड में। और दूसरी चीज एक है कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में हम कहते हैं उसे सार्कोपीनिया, जिसे मसल मास कम होता है दूसरी पॉपुलेशन से कंपेयर करें, तो उसे बढ़ाने के लिए सिर्फ वॉकिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ वॉकिंग से फायदा नहीं होता, वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जरूरत है हफ्ते में 2-3 बार। तो ये सब चीजों से भी फायदा होता है, पर मानसिक चेंजेस लाने भी जरूरत है कि ये नॉर्मल नहीं है, इसे हमें ठीक करना है। बिल्कुल, ये मानसिक रूप से बदलाव आना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर अनुराग, संक्षेप में, ये मानसिक रूप से बदलाव इसलिए भी कि जो लोग जानते हैं कि ये खतरनाक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जानते हैं डायबिटीज क्या है, प्री डायबिटीज क्या है, क्या क्या कार्ब्स क्या होते हैं, कैलोरीज काउंट क्या, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इग्नोरेंस, शायद ये इग्नोरेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही इग्नोरेंस है सर। ये बिल्कुल ठीक है आपने, तो इग्नोरेंस है। और ये जो अच्छी बात है कि दे आर ऑल प्रिवेंटेबल, ट्रीटमेंट वाइज हम काफी एडवांसमेंट हुआ है, काफी हम एवरेज एज हमारी 68 के आसपास पहुंची है उनके बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन इस तरह की बीमारियां जो बड़ी हैं लाइफ स्टाइल के खराब होने की वजह से बढ़ी हैं, और दे आर टोटली प्रिवेंटेबल। तो प्रिवेंशन पे ध्यान देने की जरूरत है, जैसा भी बात भी हुई थी, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे एंड गवर्नमेंट लेवल पे, हर लेवल पे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हम लोग क्या खा रहे हैं घर के लेवल पे हमें खुद डिसाइड करना है, क्या चीज ठीक है, इस बारे में इंफॉर्मेशन हर एक को प्रोवाइड होनी चाहिए। वो डिफरेंट मीडिया हो सकते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए, आप एक जो चैनल एक बहुत बड़ा मीडिया है इस चीज को करने के लिए।
समाज के लेवल भी या वर्क लेवल पे जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ फ्रिक्वेंटली हमें मूव करना चाहिए। तो इस तरह का काम हो कि हम मूव करना ही पड़े। वहाँ जो कैंटीन है उसमें हेल्दी खाना चाहिए। गवर्नमेंट के लेवल पे स्पेसेस किस तरह की कभी बात भी हो रही थी कि जहाँ पे एक्सरसाइज करने की आप इजीली कर सकें। डिफरेंट तरह के मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी वहाँ पर हो, पार्क हो या डिफरेंट तरह के जिम्स हो जहाँ पे लोग जा सके कर सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर्सनल लेवल है। अगर आप पर्सनली अपने आप में ध्यान बाकी सब ठीक होगा। तो अल्ट्रा जो प्रोसेस फूड है इट मस्ट बी अवॉइडेड। जितना QSRs बोलते हैं आज के टर्म में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वहां पे जो भी मिलता है किसी भी इंडियन हो या बाहर के हो, दे शुड बी स्पेरिंगली यूज। कभी कभी आपने कर लिया, फ्रिक्वेंटली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें सारी चीजें वो होती हैं जिससे बढ़ती है। एक स्टडी थी कि 10% अल्ट्रा प्रोसेस फूड अगर बढ़ता है जी तो 25% चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज आर देयर। तो ये बिल्कुल क्लियर है। एक ट्रेडिशनल डाइट हमारी कैसी भी हो, लेकिन इस तरह की जो चलन हुआ है, ये ठेले वाले, खोमचे वाले या सर्विस रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश चेन्स भी हैं, दे मस्ट बी अवॉइडेड और बस स्पेरेंटली। एब्सोल्युटली, इसमें मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, NPCDCS, ये एक प्रोग्राम होता था। रिसेंटली इसका नाम बदल दिया गया है। इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NPNCD कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि नाम बदल देने से क्या व्यवस्थाएं, नाम बदल देने से क्या जो वस्तु स्थिति है वो बदल जा रही है क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। नाम बदल जाने के बाद आपके अप्रोच में भी अगर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए एक ठोस पॉलिसी लेकर आए। इंडिविजुअल लेवल पे तो हर कोई करेगा ही, सामाजिक रूप से भी हम सबको मिलकर ही करना है, लेकिन बहुत बड़ा चंक जो है जिम्मेदारी सरकार को निभानी है। इतनी बड़ी तादाद में अगर डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोग आ रहे हैं तो ये पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक बात है। इसलिए इस पर ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर लहरिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गौड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।